नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि नेशनल इनकम के जो 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स है उनको समझना। उसमें पहला कॉन्सेप्ट है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। और तीसरा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जीवीए, अर्थात ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीडीपी किसको कहते हैं। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within a domestic territory of a country for a given time period। कि मतलब इनका प्रोडक्शन जो है वो हमारी इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुआ है तो उसे जीडीपी कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी किसको कहते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सबसे पहले तो हमारी इकोनॉमी की पॉलिटिकल टेरिटरी आती है। उसके बाद जो एम्बेसी होती है दूसरे देश में, हमारे देश की जो एम्बेसी होती है वो भी इसमें आती है। उसके बाद जो हमारा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट होता है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। और उसके बाद जो हमारे जहाज होते हैं, भारत के जहाज एटलांटिक ओशन में है या पैसिफिक ओशन में है तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के डेफिनेशन में आता है। एंड फाइनली जो एयरक्राफ्ट होते हैं जिसके मालिक हमारे देश के सिटीजन होते हैं, तो ऐसे एयरक्राफ्ट के अंदर का प्रदेश भी, एरिया भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब घरेलू प्रदेश में इंक्लूड होता है। अब हम समझते हैं कि इकोनॉमी में गुड्स किसको कहते हैं। तो गुड्स मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जो दिख सकता है, उसे हम गुड्स कहते हैं। गुड्स 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 फाइनल गुड्स और नंबर 2 इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स किसको कहते हैं कि दोज गुड्स विच आर रेडी टू सर्व, कि जो फाइनली तैयार हो चुके हैं उसको हम फाइनल गुड्स कहते हैं। अब फाइनल गुड्स भी 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 कैपिटल गुड्स और नंबर 2 कंज्यूमेबल गुड्स। कैपिटल गुड्स उस गुड्स को कहते हैं जो हमें प्रोडक्शन में मदद करते हैं, वस्तु और सेवाओं के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। जबकि कंज्यूमेबल गुड्स हम किसको कहते हैं, जिस गुड्स का हम कंजम्पशन करते हैं, जिसे हम कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दुकान में आइसक्रीम बेचा जाता है तो आइसक्रीम जो है उसे हम कंज्यूमेबल गुड्स कहते हैं क्योंकि आइसक्रीम को हम कंज्यूम करते हैं। लेकिन आइसक्रीम बनाने के लिए या आइसक्रीम को अच्छे से सर्व करने के लिए जो रेफ्रिजरेटर रखा जाता है, उस रेफ्रिजरेटर को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। और अगर वहाँ पे आइसक्रीम बनाने का मशीन होगा तो उसको भी हम कैपिटल गुड्स कहते हैं क्योंकि वो भी हमें प्रोडक्शन में मदद करता है। गुड्स का दूसरा प्रकार है इंटरमीडिएट गुड्स। तो जो रॉ मटेरियल होता है या सेमी रॉ मटेरियल होता है उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि शुगर की फैक्ट्री में जो शुगर केन होता है, जो गन्ना होता है, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। या फिर आइसक्रीम बनाने में जो भी रॉ मटेरियल लगता है, जैसे कि चीनी लगती है या फिर दूध लगता है, तो दूध, चीनी, मलाई, इन सबको हम रॉ मटेरियल कह सकते हैं जिससे हम आइसक्रीम बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन के हिसाब से फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स बन जाता है और इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दूध खरीदते हो, बाजार से दूध खरीदते हो और उस दूध को अपनी फैमिली में लाके चाय बना के पीते हो, तो ये दूध जो है वो फाइनल गुड्स हो गया, कंज्यूमेबल गुड्स हो गया। लेकिन अगर आपने ये दूध खरीदा और दूध खरीद के आपके रेस्टोरेंट में आप ले गए और रेस्टोरेंट में चाय बना के ग्राहकों को देते हो और पैसे कमाते हो, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो दूध आपने खरीदा था ये रॉ मटेरियल है या सेमी रॉ मटेरियल है। ठीक इसी अनुसार कंज्यूमेबल गुड्स होता है वो कैपिटल गुड्स बन सकता है और कैपिटल गुड्स कंज्यूमेबल गुड्स बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी फैमिली के लिए एक कार खरीदी है तो वो कंज्यूमेबल गुड्स है। लेकिन अगर आपने कोई कार खरीदी है और उसका पर्पस टैक्सी चलाने का है तो इसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो अगर हम जीडीपी की डेफिनेशन देखें तो उसमें लिखा है कि जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
produced within a domestic territory of a country for a given time period. ये जीडीपी है। अब हम समझते हैं GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। जब हम टोटल आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं तो हमें GVA की वैल्यू मिलती है, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडिशन। इसका मतलब है कि टोटल आउटपुट का मतलब होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो जीडीपी में से जब हम पूरे साल का इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते हैं तो हमें GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइनल आउटपुट 25 रुपये है और उस फाइनल आउटपुट के लिए जो इंटरमीडिएट मतलब रॉ मटेरियल 25 रुपये खर्च किया था, तो इसका मतलब है कि फाइनल आउटपुट में से इंटरमीडिएट को माइनस करते हैं, 25 रुपये में से 15 रुपये को माइनस करते हैं तो 10 रुपये मिलते हैं। तो ये 10 रुपये GVA है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन है। तो इसका मतलब है कि इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बन सकता है कि GDP इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। GVA की ये वैल्यू प्रोडक्शन प्रोसेस में लेबर और कैपिटल के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। नेशनल इनकम के ये दोनों कॉन्सेप्ट GDP और GVA आर टूल्स टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। तो जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, वो नेशनल इनकम को कंज्यूमर के एंगल से दिखाता है। GDP ओवरऑल पिक्चर ऑफ इकोनॉमी को दिखाता है और ये क्रॉस कंट्री एनालिसिस को भी फैसिलिटेट करता है। जैसे अमेरिका का GDP कितना है, इंडिया का GDP कितना है, तो हम दोनों कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं। जबकि GVA जो है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है, वो हमें प्रोड्यूसर के एंगल को दिखाता है, जो उत्पादक है उसके एंगल को दिखाता है। ये सेक्टर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है, जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है या टर्शरी सेक्टर है, तो इन तीनों सेक्टर में क्या क्या योगदान है किसी भी फाइनल प्रोडक्शन में, ये दिखाता है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो तो हम जान सकते हैं कि कौन सा सेक्टर वीक है और कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है। तो अगर ये पता चल जाए हमें, तो ये एनालिसिस जो है वो हमें पॉलिसी मेकिंग में भी मदद करता है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन कॉन्सेप्ट जो है वो सरकार को पॉलिसी मेकिंग में मदद करता है। अब हमें GVA, इसका मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडिशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखने के लिए ये 3 कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। पहला है फैक्टर कॉस्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट है बेसिक प्राइस और तीसरा कॉन्सेप्ट है मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले समझते हैं फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं। तो किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए जो भी कॉस्ट लगता है, जो भी खर्चा होता है, उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जैसे हम इकोनॉमी के 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऐड करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और उनके रिटर्न रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनको ऐड करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोडक्शन मिलेगा, मतलब टोटल कॉस्ट मिलता है। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रोडक्शन टैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट टैक्स। तो पहले हम समझते हैं प्रोडक्शन टैक्स किसको कहते हैं। तो जब भी आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हो अपनी फैक्ट्री में, तो उत्पादन कितना हो रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपको एक निश्चित अमाउंट टैक्स के रूप में भरना ही पड़ता है, उसे प्रोडक्शन टैक्स कहते हैं। प्रोडक्शन टैक्स के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और टैक्स ऑन प्रोफेशन। तो इसका मतलब है कि आप अपनी फैक्ट्री में कितना उत्पादन करते हो ये मायने नहीं रखता। आप 10 यूनिट का भी प्रोडक्शन कर सकते हो, आप 100 यूनिट्स का भी प्रोडक्शन कर सकते हो, या आप 1000 या लाख यूनिट्स का भी प्रोडक्शन कर रहे हो, लेकिन आपको एक निश्चित अमाउंट लैंड रेवेन्यू के रूप में सरकार को देनी ही पड़ेगी। आपको एक निश्चित अमाउंट स्टैम्प ड्यूटी के रूप में सरकार को देनी ही पड़ेगी। आपको एक निश्चित अमाउंट रजिस्ट्रेशन फीस और टैक्स ऑन प्रोफेशन के नाम पे सरकार को देनी ही पड़ेगी। इसे प्रोडक्शन टैक्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोडक्शन सब्सिडी भी मिलती है। तो आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन एक निश्चित बेनिफिट आपको सरकार की तरफ से मिलता ही है। जैसे कि रेलवे के लिए सब्सिडी मिलती है, जैसे इनपुट सब्सिडी टू फार्मर्स होती है, या सब्सिडी टू विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को मिलती है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सब्सिडी टू कॉरपोरेशंस और कोऑपरेटिव्स को सब्सिडी मिलती है। तो जिस तरीके से प्रोडक्शन
टैक्स होता है उसी तरीके से प्रोडक्शन सब्सिडी भी होती है। प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी के कॉन्सेप्ट को सरकार अपनी पॉलिसी मेकिंग में यूज़ करती है। जैसे सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, ज़्यादा प्रोडक्शन टैक्स लगाया जाता है, और फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनी के लिए ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है ताकि उनका प्रोडक्शन और ज़्यादा एनकरेज हो सके। तो अब हम समझते हैं कि प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है। तो प्रोडक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो बेस्ड होते हैं एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। इट इज़ पेड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो टैक्स पे करने का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है तो टैक्स पे करने का अमाउंट भी कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्साइज ड्यूटी, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो ज़्यादा अमाउंट होता है एक्साइज ड्यूटी का पे करने का। सर्विस टैक्स का भी ऐसा ही होता है कि वो भी डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। वैसे ही सेल टैक्स भी होता है। तो ये प्रोडक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल है। अब हम ये देखते हैं कि कैसे फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस मिलता है और बेसिक प्राइस से कैसे मार्केट प्राइस मिलता है। तो सबसे पहले बेसिक प्राइस हमें कैसे मिलता है। तो जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें हम प्रोडक्शन टैक्स को ऐड करते हैं और प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस करते हैं तो हमें बेसिक प्राइस मिलता है। मतलब बेसिक प्राइस का फॉर्मूला है कि फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस मिलता है। तो सबसे पहले हम बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे और प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस करते हैं तो हमें मार्केट प्राइस मिलता है। तो इसका मतलब है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। इट मीन्स फैक्टर कॉस्ट से हमें बेसिक प्राइस मिलता है और बेसिक प्राइस से हमें मार्केट प्राइस मिलता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स को ऐड करते हैं और प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस करते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट टैक्स को ऐड करते हैं और प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस करते हैं तो हमें मार्केट प्राइस मिलता है। तो हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में जो अमाउंट होता है उस अमाउंट को हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये अमाउंट है। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्शन टैक्स है उसमें से अगर हम प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस करते हैं और जो भी अमाउंट मिला उसके अंदर हम प्रोडक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं और उसके बाद जो अमाउंट मिला उसके अंदर हम प्रोडक्ट सब्सिडीज को माइनस करते हैं तो उससे जो रिजल्ट अमाउंट मिलेगा उसको हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। अर्थात मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब हम जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन के इन कॉन्सेप्ट्स को ठीक से देखने के लिए कंपेयर करते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में हम लेते हैं कि एक फार्मर है जो कि कोई किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है। उसके बाद वो चीज़ बेकर के पास जाती है। सपोज़ गेहूं है और वो गेहूं जो है वो बेकर के पास जाती है और वो उससे केक बनाता है और वो बेकर जो है वो होटल में उस केक को देता है और होटल में वो केक बिकता है या खाया जाता है। तो इस चीज़ को हम इस कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इनपुट कि फार्मर जो है वो सपोज़ कोई इनपुट नहीं देता। वैसे तो फार्मर इनपुट देते हैं लेकिन समझने के लिए लेते हैं यहाँ पे कि फार्मर का कोई इनपुट नहीं है, लेकिन उसने आउटपुट जो प्रोडक्शन किया वो 100 रुपीज़ की वैल्यू का था। जो गेहूँ बना फार्म में उसका वैल्यू 100 रुपीज़ था, तो इसे हम आउटपुट कहते हैं। उसके बाद वो 100 रुपीज़ का वैल्यू वाला प्रोडक्ट जो है वो बेकर के पास गया। तो गेहूँ जो है वो बेकर के पास जाएगा और बेकर उसे ब्रेड या केक बनाएगा। तो उसका वैल्यू अब तो उसका जो आउटपुट था फार्मर का वो बेकर के लिए इनपुट बन गया 100 रुपीज़ का। अब वो 100 रुपीज़ में प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा उसमें से जिसकी वैल्यू होगी 200 रुपये। आउटपुट 200 रुपये हुआ। उसके बाद ये प्रोडक्ट जब होटल में जाएगा केक बन के या ब्रेड बन के, तो होटल में कितने रुपए का जाएगा? तो जो आउटपुट है 200 रुपये का वही होटल में जाएगा इनपुट बन के 200 रुपये का। अब ये जो
इनपुट है होटल का 200 रुपये, उसमें से वो लोग कुछ प्रोसेस करेंगे और उसको बेचेंगे 300 रुपये में, तो फाइनल आउटपुट जो होटल का है वो 300 रुपये है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो फाइनल फिनिश गुड्स है वो 300 रुपये का है। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फाइनल आउटपुट या जीडीपी जो है वो है 300 रुपये इस प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब हम इसका वैल्यू एडिशन समझते हैं। तो वैल्यू एडिशन के एंगल से अगर हम देखें तो फार्मर ने जो इनपुट लिया था 0 लेकिन आउटपुट किया 100, तो इसका मतलब है वैल्यू एडिशन कितना हुआ 100 रुपीज़ का। अब बेकर ने 100 रुपीज़ में लिया था, वो आउटपुट इनपुट बना था। अब ये 100 रुपीज़ इनपुट में था, वही 200 रुपये आउटपुट में बन गया प्रोसेस होके। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन हुआ फिर से 100 रुपीज़ का। उसके बाद होटल वाले ने लिया जो 200 रुपये का आउटपुट था बेकर का, वही इनपुट बना होटल के पास जाके 200 रुपये का। उसमें प्रोसेस हुआ और वैल्यू एडिशन हुआ, और वैल्यू एडिशन होके टोटल आउटपुट अमाउंट हो गया 300 रुपये। मतलब यहाँ पे भी वैल्यू एडिशन 300 में से 200 को माइनस करेंगे तो 100 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन हुआ। इसका मतलब है कि वैल्यू एडिशन जो है वो फार्मर के स्टेज पे 100 का हुआ था, बेकर में ₹100 का वैल्यू एडिशन हुआ और होटल में भी 100 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन हुआ। इसका मतलब है पूरे प्रोसेस में टोटल वैल्यू एडिशन जो है वो 100 + 100 + 100 ऐसे करके टोटल 300 रुपये का यहाँ पे वैल्यू एडिशन हुआ है। तो अगर हम कंपेयर करें जीडीपी के साथ तो हम देखेंगे कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन 300 रुपये है और फाइनल आउटपुट मतलब जीडीपी भी 300 रुपये है। बोथ आर सेम। तो हम अलग अलग क्यों कैलकुलेट करते हैं? तो इसको इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि अगर हम वैल्यू एडेड तरीके से, वैल्यू एडेड प्रोसेस के तरीके से अगर कैलकुलेट करें तो हमें ये पता चलेगा कि कितना प्रोडक्ट टैक्स लगाया है और कितनी प्रोडक्ट सब्सिडीज़ को हमने माइनस की है जिससे मार्केट प्राइस मिला है। तो इसका मतलब है हमें सेक्टर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है और इसे पता चलता है कि प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर का कितना योगदान है, कौन सा सेक्टर वीक पड़ रहा है और कौन सा सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गया है। और ये जब पता चलेगा तो हम टैक्स और सब्सिडी लगाने की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई सेक्टर वीक है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको सब्सिडी दी जाती है, और जो स्ट्रांग बन चुका है उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। या ये भी हो सकता है कि अगर कोई सेक्टर ऐसा है जो हार्मफुल है तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि हियर with the help of GVA calculation, government can ensure about taxes and subsidies on sector specific requirements. तो यहाँ पर वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक सवाल देख लेते हैं। सवाल है which among the following is not added while calculating GDP at market prices? ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोडक्ट टैक्स, ऑप्शन बी प्रोडक्ट सब्सिडीज, ऑप्शन सी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ऑप्शन डी है जीवीए एट बेसिक प्राइसेस। अब यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज प्रोडक्ट सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडी को माइनस किया जाता है मार्केट प्राइस निकालने के लिए, सब्सिडी को प्लस नहीं किया जाता। इसीलिए यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी प्रोडक्ट सब्सिडी। तो यहाँ पर हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में यूज़ होने वाले कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन और बेसिक प्राइस जैसे कंसेप्ट्स को कंप्लीट करते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।